वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम हमारी जो सीरीज़ है साइंस की उसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्रम से एक एक टॉपिक को इस क्रम से पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारी बेसिक क्लास है। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका है फिजिक्स। इन 3 सब्जेक्टों को हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि साइंस जो शब्द है इसका बेसिक मतलब क्या होता है। जो साइंस शब्द है ये लेटिन भाषा से आया है ना। कौन सी भाषा से? लेटिन भाषा से। लेटिन भाषा में एक शब्द हुआ करता है साइंटिया। कौन सा शब्द है? साइंटिया शब्द है। और इस साइंटिया शब्द का मतलब होता है जानना। अब क्या जानना, ये भी एक समस्या है। तो इसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हिंदी मीनिंग होता है विज्ञान। अगर आप देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो साइंस का विकास है, जो साइंस का डेवलपमेंट है वो यूरोप महाद्वीप में हुआ है। क्योंकि अधिकांश तौर पर जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं वो सारे यूरोप के रहे हैं और वहां पर आपकी लैटिन भाषा चलती है और लैटिन भाषा में ही इसकी सारी चीज़ों को विकसित किया गया है ना। तो वहाँ इसका मतलब साइंटिया होता था, फिर साइंटिया से साइंस बना। इसका मतलब है जानना। क्या जानना? जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। किसी भी चीज़ का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल 2 प्रकार से नॉलेज होता है, जिसमें से प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बात है वो आपकी साइंस में की जाती है। अगर इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो क्या होगा? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है वो बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। इस बी में बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हैं। और यही ज्ञान को जानने की जरूरत है किसमें? साइंस में। किस आधार पर? प्रयोगों के आधार पर। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना किया जाए, बल्कि किसी भी बात को बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिकल किया जाए तब उसे माना जाए, है ना। जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना, ये सब पढ़ा होगा, इंग्लैंड की क्रांति पढ़ा होगा। तो इनमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से पहली रूढ़िवादिताएं थी, है ना। भगवान पर विश्वास किया जाता था, भगवान ही सब कुछ होता था। व्यक्ति के अपने जीवन से कोई मतलब नहीं होता था, खोजों से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म होती गई और व्यक्ति आध्यात्म से, व्यक्ति जो रूढ़िवादिताओं से ग्रसित था उससे कन्वर्ट हुआ प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर, प्रैक्टिकल चीज़ों की ओर, खोजों की ओर, आविष्कार की ओर। और धीरे धीरे आधुनिकता का विकास हुआ, है ना। ये जानकारी बहुत बेसिक सी है, लेकिन हम कुल मिलाकर बेसिक से लेकर, है ना, एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। मैं आप जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर किसी को नहीं भी पता तो भी वो समझ सके। क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बल्कि जीरो से भी पहले माइनस लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए। ठीक है, तो साइंस का बेसिक मतलब मैंने आपको बता दिया है। इसको हम यहीं ड्रॉप करते हैं क्योंकि साइंस में ये सब्जेक्ट आते हैं अलग अलग। वैसे देखा जाए तो जो आपका मैथ्स है, मैथ्स भी साइंस का भाग है। ठीक है, साइंस में आपका मैथ्स भी आता है, लेकिन मैथ्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। विज्ञान में ये चारों सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 सब्जेक्टों का अभी यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, कि जो बायोलॉजी है इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले यूनान में इस विषय का क्रमबद्ध विकास हुआ। पहले क्या है, पहले व्यक्ति ये जानता नहीं था कि जीवन होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कैसे होता है और कैसे हुआ है, इस पर बहुत सारी रिसर्च होना, बहुत सारे आविष्कार होना बाकी था। बेसिकली देखा जाए तो संसार में केवल 2 चीजें होती हैं, एक जीवित और एक अजीवित। इन्हीं को हम सजीव कहते हैं, इन्हीं को हम निर्जीव कहते हैं। इंग्लिश में इनको लिविंग कहा जाता है और इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रकार की चीजों के अलावा संसार में किसी भी प्रकार की तीसरी चीज नहीं होती। या तो आप देखेंगे वो वस्तु किसी प्रकार से मूव करेगी, चलेगी फिरेगी, जैसे हम हैं। ठीक है,
हमारे अलावा और भी बहुत सारे जंतु हैं, है ना, बहुत सारे जंतु आसपास आप देखते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया है, चमगादड़ है, ये सब सजीव होते हैं। इनके अलावा जितनी भी आधुनिकता की वस्तुएं हैं जिनका आप उपयोग करते हैं वो सभी निर्जीव होती हैं, है ना। तो निर्जीव वस्तुओं का जो अध्ययन है, निर्जीव वस्तुओं का जो अध्ययन है, वैसे तो देखा जाए तो निर्जीव प्लस सजीव दोनों वस्तुओं का जो अध्ययन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, बेसिकली केमिस्ट्री में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन भी करते हैं और कुछ सजीव वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में केवल सजीव मतलब केवल जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, केवल जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर ये जीवधारी भी क्लासिफाइड होंगे। कैसे होंगे, एक क्लासिफिकेशन की अलग से क्लास आएगी, उसमें मैं सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफाइड करूंगा। अभी केवल हम यहाँ पर बेसिक समझेंगे और बेसिक समझने के बाद हम समझेंगे कि जीवन कैसे बना, और आगे से आने वाली क्लासों में सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द का अगर हम मतलब जाने तो इस शब्द का मतलब होता है बायो प्लस लॉजी। कहीं कहीं लोगोस भी लिखा रहता है। लोगोस एक्चुअल में ग्रीक शब्द है, क्योंकि यूनान जो है, यूनान देश को पहले ग्रीस कहा जाता था। यूनान देश को पहले ग्रीस कहा जाता था। जिस तरीके से हम आज इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, पहले हिंदुस्तान कहा जाता था और पुराने समय में आर्यव्रत कहते थे, है ना। तो वैसे ही यूनान का भी पुराना नाम ग्रीस था, और ग्रीस में बोले जाने वाली भाषा ग्रीक कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ग्रीक कहलाती थी। और यहीं पर इन सभी विषयों का विकास हुआ है, इसलिए वो सभी विषय ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं। तो उनकी जो हेडिंग भी है वो भी ग्रीक भाषा की आती है। तो कई बार बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन, ग्रीक, यूनानी, तमिल या हिंदी, या किसी प्रकार के ऑप्शन रह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, साइंस शब्द लैटिन भाषा का है, लेकिन बायोलॉजी शब्द यूनान की ग्रीस भाषा का है। ठीक है, कभी कभी ग्रीस की जगह यूनानी भी लिखा आ सकता है। तो बायो प्लस लॉजी या कहीं कहीं लोगोस भी लिखा रहता है। बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव जिसमें जीवन हो, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना या स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? जीवों की स्टडी करना। जीवों की स्टडी करना, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और फॉन्ट जो साइज है, शब्दों का जो साइज है वो मैंने काफी बड़ा कर दिया है, और यहाँ पर हम कुछ कम चीजों को लिखेंगे लेकिन बड़े अक्षर में लिखेंगे ताकि आपको विजिबल हो। और अगर फिर भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब ये सारी चीजें जब पता चली तो ये किसने बताई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, आपसे अगर पूछा जाए तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द जो है ये 1801 और 1802 के लगभग एक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक नहीं, दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क, और एक का नाम था ट्रेविरेनस। एक का नाम था ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो लेमार्क जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ट्रेविरेनस हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। फ्रांस और जर्मनी दोनों यूरोपियन कंट्री हैं, और यहीं पर बायोलॉजी का विकास हुआ। बेसिकली देखा जाए तो बायोलॉजी का विकास इससे पहले यूनान में हो चुका था। और यूनान में जो अरस्तु थे, कौन थे? अरस्तु थे। इन्होंने बायोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था। इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, अभी आगे मैं बताऊंगा कि जूलॉजी क्या है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ साइंस भी अगर आपसे पूछे, बेसिकली साइंस 12th स्टैंडर्ड तक बोला जाता है, लेकिन इसके बाद इसका फिर क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता कभी आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया? केवल अध्ययन करना शुरू किया। अरस्तु के समय क्या है, ये शब्द नहीं था। अरस्तु केवल अध्ययन करते थे जीवों के ऊपर। अरस्तु देखा जाए तो अरस्तु ने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है ना। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, है ना। दार्शनिक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महान योगदान दिया है। उसके बाद इनकी जो रुचि है वो बायोलॉजी की तरफ आई, जीवित वस्तुओं की तरफ आई, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। ये बुक लिखी,
और इस बुक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, 500 प्रकार के एनिमल का वर्णन किया डिटेल से। किसने? अरस्तु में। कब किया ये? इनका देखो, इनका फिक्स सन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूं। 385 से लेकर 323 बीसी तक, 323 बीसी तक। अब ये बीसी और एडी क्या है, ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है, इसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे, है ना। अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 साल अगर आज हो चुकी हैं तो कभी ना कभी एक भी रहा होगा, क्योंकि 2020 तक आते आते 2020 साल हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर ये 001 से स्टार्ट हुआ होगा। और अगर इसके पहले की जो घटनाएं हैं, वो सारी बीसी में आती हैं, तो लगभग आज से 2020 प्लस 300 साल पहले, मतलब 2300 साल पहले लगभग अरस्तु थे। और अरस्तु ने इन जंतुओं पर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था। इसी कारण फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। लगभग कुछ सालों का अध्ययन होने के बाद फिर लगभग 1000 से 1200 साल बीच में इस विषय पर ज्यादा शोध नहीं हुए। कुल मिलाकर बहुत सारे देशों में युद्ध वगैरह चलते रहे, है ना। व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान के लिए मोहताज रहा, तो विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर इसके बाद 1800 या 1500 या 1600 की बात करें तो यहाँ से खोज होना शुरू हुआ, आविष्कार होना शुरू हुआ। बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। माइक्रोस्कोप बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, बहुत सारे एपरेटस बने, यंत्र बने, और उनके द्वारा फिर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया। जब बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, तब क्लियर और कट स्पेशल जानकारी मिली कि आखिर जीवन क्या है और जीवन कैसे बना है। तो फिर फाइनली बायोलॉजी शब्द भी आ गया 1801 और 1802 में। 1801 और 2 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये शब्द दे दिया। तब से लेके शब्द, तो एक बात याद रखना, शब्द आपसे पूछे तब ये लगाना है, और जब फादर पूछे, यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या है, हमें कन्फ्यूजन होता है जब सामने चारों ऑप्शन आते हैं और एक ही चीज के टॉपिक के अंदर से 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तब हमें वहाँ समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से एक कॉपी खरीद लेना है ना। आज हमारी पहली क्लास है, तो एक कॉपी खरीद लेना है, कुछ कलर्ड पेन रखना है, और जहां जहां इंपॉर्टेंट आपको लगे आपको उसे कलर्ड से लिखते जाना है, और पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाना है। एक बात याद रखिए, बायोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है, अगर इसमें आपको कमांड बनाना है, तो आपको सारी चीज़ों को डायग्राम के साथ पढ़ना है। यहाँ मैं भी डायग्राम बनाऊंगा और आपको भी बनाते जाना है, और आपको भी डायग्राम 1-2 बार सर्च करके देखना है ना, बुक में भी देखना है, तो आपको डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अभी केवल हम बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी सारे विषय हैं, इन सभी का जो क्रमबद्ध विकास है वो यूनान से ही हुआ है, क्योंकि यूनान उस समय जो है वो काफ़ी डेवलप कंट्री था, है ना, और यहीं पर सारी चीज़ें विकसित हुई। देखो, हर एक चीज़ का एक समय होता है, और उस समय के आधार पर उस चीज़ की उसकी विशेषता सामने आती है। जैसे उस समय यूनान प्रसिद्ध हुआ करता था, फिर इसके बाद इंग्लैंड प्रसिद्ध हुआ, ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया, है ना। पहले यूनान का ही सिकंदर था, आपको पता होगा, सिकंदर ने भी पूरा विश्व जीत लिया था। तो सिकंदर भी कहाँ का था, यहीं के रहने वाला था। मैसेडोनिया एक जगह पड़ती है जिसे पहले मकदूनिया कहा जाता था, तो सिकंदर वहाँ का रहने वाला था। पहले सिकंदर ने दुनिया जीती, इसलिए यूनान महान हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने दुनिया जीती, ब्रिटेन महान हुआ, है ना, इसलिए ब्रिटेन के सामने ग्रेट ब्रिटेन लगता है। फिर उसके बाद ब्रिटेन की सारी सत्ता छिन गई। इसके बाद फिर आज के समय में अमेरिका महान हो गया, है ना। फिर आने वाले समय में कोई और देश डेवलप कंट्री महाशक्ति बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे समय अंतराल में होता रहता है। बात क्लियर है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताइए, ठीक है। अरस्तु ने बहुत सारे कोटेशन कहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने बताया है कि जो मानव है वो एक जीवित प्राणी है। मानव क्या है? एक जीवित प्राणी है। अब जीवित कैसे है, इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और ये बातें किस पुस्तक में लिखी हैं, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम में उन्होंने जीवों की बहुत सारी फिजियोलॉजी, देखो, जो व्यक्ति साइंस से नहीं है वो इन सारी टर्म को आगे समझेंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है ना, एनाटॉमी क्या होता है,
शरीर के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी का बहुत गहराई से अध्ययन किया, सभी जंतुओं का, और इस पुस्तक में लिखा। क्योंकि कहीं सुनी बातों को विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन उसी चीज को अगर पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाए तो सारी दुनिया विश्वास करती है, और इसी कारण अरस्तु बायोलॉजी के पिता बने। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और वैज्ञानिक सामने आए। देखो एक चीज समझो, पहले जो जंतु हैं केवल उन्हीं में जीवन माना जाता था। जंतु का मतलब जो चल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी को जीव माना जा सकता है। जो महसूस कर सकते हैं, जो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इन्हीं को जीव माना जा सकता है। और ये सारी प्रक्रियाएं किसमें होती थी, जंतुओं में होती थी। ये सारी प्रक्रियाएं जंतु में होती थी। अब जंतु में कौन रहेगा, जैसे हम हैं, है ना, बिल्ली है, चमगादड़ है, पक्षी हैं, मगरमच्छ है, ये सभी जंतु हैं। लेकिन इस समय तक कोई ये नहीं जानता था कि जो जीवन है वो पौधों में भी होता है। ये बात कोई नहीं जानता था। काफी बाद में ये बात पता चली कि पौधों में भी जीवन होता है। भले ही पौधे चल नहीं सकते, भले ही पौधे बोल नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उनमें खून नहीं होता, उनमें किडनी नहीं होती, उनमें प्रतिक्रियाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी पौधों में जीवन होता है। ये किसने बताया, ये बताया एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। किसने, जगदीश चंद्र बसु, या कहीं कहीं जगदीश चंद्र बोस भी लिखा रहता है, तो जो भी आपको सही लगे, जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु के द्वारा ये बात बताई गई। बेसिकली आज के समय में अगर देखा जाए तो उनका जो जन्म स्थान है वो बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। तो बांग्लादेश और हमारा जो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ की बॉर्डर पर एक छोटा सा इनका एक गांव है, वहाँ ये जन्मे थे। और जन्म लेने के बाद इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाई की, बहुत सारे विषयों का नॉलेज था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। फिर ये एक अंग्रेजी कॉलेज में, क्योंकि उस समय अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो हमारे यहाँ थी, हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, तो अंग्रेजी एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसमें ये प्रोफेसर थे। इसमें क्या थे, प्रोफेसर थे जगदीश चंद्र बोस। और इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। कैसा कि जो भारतीय प्रोफेसर हैं, उनको कम वेतन दिया जाएगा, बहुत कम वेतन देते थे, ताकि केवल जीवन यापन चल सके। और उसी डिग्री के साथ अगर अंग्रेजी प्रोफेसर है ना, एजुकेशन सेम है, एजुकेशन बराबर है, लेकिन अगर अंग्रेज प्रोफेसर है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा पैसा, पेमेंट दी जाती थी। तो इस भेदभाव के खिलाफ थे। इन्होंने फाइनली उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना छोड़ दिया। पढ़ाने के बाद ये गांव आ गए अपने। गांव आने के बाद एक नदी किनारे इन्होंने छोटी सी झोपड़ी बना ली, ठीक है। और जो भी इनका पैसा ऐसा था, है ना, जो भी इनके पास प्रॉपर्टी थी, उससे इन्होंने सारी लैब का जो भी मटेरियल होता है वो खरीद लिया। और इन्होंने कहा कि अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि अब मैं अपना खुद रिसर्च करूंगा। तो उन्होंने उस समय फिर पढ़ाना छोड़ दिया और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया यंत्र तैयार किया, और इस यंत्र का नाम क्या था, इस यंत्र का नाम था कैस्कोग्राफ। क्या नाम था, कैस्कोग्राफ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्कोग्राफ क्या है, कैस्कोग्राफ की खोज किसने की, ठीक है। तो कैस्कोग्राफ की खोज किसने की, जगदीश चंद्र बोस ने की, ठीक है। और जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही बताया गया था कि पौधों में जीवन होता है। और ये जो कैस्कोग्राफ है, ये सबसे पहला ऐसा यंत्र था जो रेडियो वेव्स पर काम करता था, जो रेडियो किरणों पर काम करता था। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि संसार में अगर पहली बार अगर कभी सिग्नल या वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो वो इसी यंत्र में हुआ था। इसी यंत्र में पहली बार वायरलेस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट मतलब लाया गया था। और इस कैस्कोग्राफ से करते क्या थे, वो करते ये थे कि कोई भी अगर पौधा है तो पौधे को तो सब निर्जीव मानते थे, किसी को पता नहीं था कि पौधों में जीवन होता है। तो इन्होंने कैस्कोग्राफ को इस तरीके से बनाया, ठीक है। ऐसा यंत्र था, अभी एग्जैक्ट मैं यहाँ पर बना नहीं पा रहा, आप थोड़ा सा देख लेना। ऐसा यंत्र था और इसमें से बहुत सारी किरणें निकलती थी,
है ना, जिसे रेडियो किरणें कहते थे। और ये जो किरणें थी ये इस पौधे को डिटेक्ट करती थी। पौधे को क्या करती थी? डिटेक्ट करती थी। जैसे अभी मोबाइल चलाते हैं आप, है ना, तो मोबाइल में आप जैसे ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट या वाईफाई को ऑन करते हैं तो वाईफाई ऑन करके बता देता है कि यहाँ आसपास कितने हॉटस्पॉट लगे हुए हैं, कितने और वाईफाई कनेक्शन हैं। कैसे बता देता है? उससे वाईफाई से किरणें निकलती हैं और वो किरणें यहाँ पर डिटेक्ट करती हैं, पूरे वातावरण में डिटेक्ट करती हैं कि कहाँ पर वो चीज़ है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो नेटवर्क आईसी होती है वो नेटवर्क आईसी डिटेक्ट करती है कि यहाँ पर नेटवर्क कितने क्षेत्र में है और कितना है। जितना होता है उतना नेटवर्क आपके मोबाइल में शो किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का मतलब होता है जिसमें वायर ना हो। वायर ना हो तो आपके मोबाइल में वायर नहीं होता। पहले टेलीफोन चलते थे उनमें वायर होता था। तो पहले वायर टेक्नोलॉजी थी, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मोबाइल में किसी भी प्रकार का वायर नहीं लगाया जाता फिर भी वो काम करता है। तो ऐसे इनका यंत्र था। तो यंत्र में ये सारी किरणें निकलती थी और पेड़ की या पौधे की सारी जितनी भी प्रोसेस हैं उन सभी को डिटेक्ट करके ये बताता था कि पौधे में भी सारी वो जीवित क्रियाएं होती हैं जो जंतुओं में भी होती हैं। बात क्लियर है? इन्होंने क्या बताया इस यंत्र के द्वारा कि जो क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जंतुओं में होती हैं, वही क्रियाएं पौधों में भी होती हैं, बल्कि जंतुओं से भी ज्यादा एडवांस लेवल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैविक क्रियाएं पौधों में होती हैं। जितनी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में नहीं होती, जितने सेल ऑर्गन हमारे अंदर नहीं हैं, उतने से ज्यादा सेल ऑर्गन और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, गतिविधियां पौधों के शरीर में होती हैं। इसलिए ये हमसे भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं। और इवन ये भी बताया कि हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ये हमारे बिना जीवित रह सकते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? पौधे। बताया किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। किसके द्वारा? कैस्कोग्रॉफ के द्वारा। कैस्कोग्रॉफ का काम क्या है? पौधे की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बताना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इसी के जस्ट डिस्कवर के बाद ये बात कही गई कि जो जीवन है वो जीवन अब केवल जंतुओं में नहीं बल्कि पौधों में भी है। और इस तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट या बायोलॉजी ब्रांच दो भागों में बट गई। एक बात याद रखना, पहले जो ब्रांच थी वो केवल एक ब्रांच थी बायोलॉजी, है ना, बायो प्लस लॉजी, जो केवल ट्रेविरेनस और लेमार्क ने बताया था। इसके बाद जब ये चीज डिफाइन हुई कि पौधों में भी जीवन है, तब बायोलॉजी को दो ब्रांचों में बांटा गया। एक का नाम रखा जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहा जाता है और अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। और दूसरी ब्रांच हमारी बॉटनी बनी, जिसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और फिर इन दोनों के संबंध में अलग अलग दो वैज्ञानिक रहे जिन्होंने इन पर शोध करना स्टार्ट किया। तो जूलॉजी पर लगातार शोध हमारे अरस्तु जी ने ही किया। इसलिए जंतु विज्ञान और जूलॉजी के फादर अरस्तु ही माने जाते हैं, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु ही माने जाते हैं। लेकिन वनस्पति पर काम करने वाला एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। तो वनस्पति विज्ञान के पिता अगर आपसे पूछे तब आपको थियोफ्रास्टस लगाना है, लेकिन वनस्पतियों में जीवन किसने बताया तब आपको जगदीश चंद्र बोस लगाना है। दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलियर हैं, बहुत समान हैं, और हमें ये क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कभी भी आपको ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठाना है कि फादर अलग हैं और जीवन बताने वाले व्यक्ति अलग हैं। ठीक, अरस्तु की बुक में आपको बता चुका हूं, हिस्टोरिया एनिमिलियम है, यहां पर मैंने लिख दिया था, बता दिया था। और थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है, हिस्टोरिया दोनों में लगा हुआ है। जंतुओं पर अरस्तु ने काम किया, इसलिए इनकी बुक
एनिमिलियम है। एनिमल का मतलब जंतु होता है और वनस्पति का मतलब प्लांट होता है, इसलिए पुस्तक का नाम प्लांटेरम है ना। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक बात याद रखना, जंतु विज्ञान के बारे में हम डिस्कस कर सके थे, वनस्पति विज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। वनस्पति जो है, वनस्पति विज्ञान जो है, ये ग्रीक शब्द से ये भी बना है, ये भी ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द था एक बास्कीन। क्या नाम था? बास्कीन। तो आपसे कभी भी पूछा जाए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, तो आपको क्या लगाना है? तो आपको लगाना है बास्कीन। बास्कीन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बास्कीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बास्कीन शब्द का अर्थ होता है चरना। क्या होता है? चरना। चरता कौन है? जानवर। जो जानवर हैं वो चरते हैं। क्या चरते हैं? घास चरते हैं, वनस्पति खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चरने से ही बास्कीन बना और बास्कीन से बॉटनी बना और बॉटनी से वनस्पति विज्ञान बना। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे आप नीचे, इसी के नीचे। कभी कभी हो सकता है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के अलावा आपसे पूछ ले कि चिकित्सक या चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है ना। क्योंकि जब बायोलॉजी बना और बायोलॉजी पर बहुत सारे शोध हुए, तो बायोलॉजी पर शोध होने के बाद बायोलॉजी पर मेडिसिन आना शुरू हुआ, है ना, ताकि जीवों का उपचार किया जा सके, जीवों का उपचार किया जा सके। और उपचार करने वाली जो ब्रांच है, उस ब्रांच को कहा गया चिकित्सा विज्ञान। क्या कहा गया? चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा को इंग्लिश में मेडिसिन साइंस कहा जाता है, अब इसे मेडिकल साइंस कहने लगे हैं, है ना। मेडिकल साइंस हिंदी में चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। तो इसके अगर आपसे कभी पिता पूछे तो आपको क्या लगाना है? हिप्पोक्रेटस। क्या लगाना है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन कभी आपसे गॉड ऑफ मेडिसिन पूछे, कभी आपसे गॉड ऑफ मेडिसिन पूछे, तो गॉड ऑफ मेडिसिन में आपको क्या लगाना है? गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा का भगवान। देखो, चिकित्सा विज्ञान का जनक पूछे तब हिप्पोक्रेटस लगाना है, और चिकित्सा विज्ञान का भगवान पूछे, गॉड ऑफ मेडिसिन पूछे, तब आपको धन्वंतरी लगाना है। तब आपको क्या लगाना है? धन्वंतरी लगाना है, क्योंकि चिकित्सा पर धन्वंतरी ने भी बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये कुछ फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से अगले लेक्चर में आपको क्लियर करके आगे ही बढ़ूंगा। अभी तो क्या हमने बेसिक डिस्कस किया है, इतना बेसिक तो हर कोचिंग में बताया जाता है। ठीक है, पहली क्लास में इतना बेसिक हर कोचिंग में बताया जाता है। हो सकता है एक दो फैक्ट ज़्यादा ही रहें। अब जो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका एडवांस लेवल का बायोलॉजी होगा। अभी हमारी बेसिक क्लास ही चलेगी, लेकिन अब मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने अभी तक किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी होंगी। तो बायोलॉजी की बेसिक चीज़ें आपने समझी और अंततः आपने समझा कि बायोलॉजी में केवल हम जीवन की बात करते हैं, जीवित वस्तुओं की बात करते हैं, केवल जीवन की बात करते हैं, जीवित वस्तुओं की बात करते हैं। और जीवित वस्तु में केवल दो ही चीजें आती हैं, जंतु और पादप। जंतु और पादप, ठीक है, जंतु और पादप। संसार में जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं और संसार में जितने भी जंतु दिख रहे हैं, ये सभी जीवित हैं, ये सभी जीवित हैं। लेकिन ये सभी जीवित कैसे हुए, लेकिन ये सभी जीवित कैसे हुए, इस पर जो पूरी थ्योरी है वो अब मैं आपको यहां से डिटेल से समझाने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि जीवन तो बना और जीवन का हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब आज हम जो हैं वो आज हम कैसे हैं, आज हम जो हैं वो हम कैसे हैं। तो यहाँ पर हम जीवन की उत्पत्ति को बहुत गहराई से समझेंगे कि आखिर संसार में सबसे पहले जीवन कैसे बना, और बना तो क्यों बना, और अगर बना तो उनमें ऐसे कौन से तत्व विद्यमान थे
जिन्होंने एक जीवन को जन्म दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज को मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये सारी चीजें एक समझ विकसित करने के लिए हैं, है ना। अधिकांश तौर पर ये चैप्टर में नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, आज जो मानव की सारी गतिविधियां हैं उसका जो रीजन है वो यही है। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाला जो आपका चैप्टर है कोशिका या सेल, वो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि क्या होता है कि बायोलॉजी की बेसिक टर्म समझाने के बाद डायरेक्ट टीचर कोशिका पर पहुंच जाता है, डायरेक्ट कोशिका को समझाने लगता है। और जिन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा वो कोशिका को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब मैंने 11th से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, 11th में जब मैंने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था तो लगभग तकरीबन 3 साल तक मैं ये समझ नहीं पाया था कि कोशिका होता क्या है। कोशिका के बारे में मैंने सब रट लिया था कि खोज रॉबर्ट हुक ने की, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब पाया जाता है, हमारे जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है, ये करती है वो करती है, सब कुछ रट लिया। एग्जाम में चले गए, पास हो गए, टॉप कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन 3 से 4 साल तक हमें ये ही समझ में नहीं आया कि आखिर कोशिका हमारे शरीर में होती कहाँ, और होती है तो कितनी होती है, एक होती है कि 4-5 होती है। फिर मैंने एक अपने आप से निष्कर्ष निकाला कि जब हम एक कोशिका का इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में एक कोशिका ही होती होगी। फिर हमारे एक भैया थे जिन्होंने काफ़ी पहले बायोलॉजी की पढ़ाई कर ली थी और उन्होंने बी फार्मा वगैरह भी किया था, तो उनसे भी मैंने कोशिका के बारे में पूछा कि हमारे शरीर में एक कोशिका होती है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बात तो हमें भी नहीं पता, हमें भी किसी ने नहीं बताया। तो फिर मैंने खुद से रिसर्च करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। जब बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा तो वास्तव में फिर कोशिका समझ में आई, बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन मैं आप लोगों को आज कोशिका पढ़ाने से पहले कोशिका की बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर आपने जीवन की उत्पत्ति पढ़ लिया तो कोशिका आपको कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं देगी। कोशिका के बारे में मैं बहुत गहराई से पढ़ाता हूँ, है ना। तो उससे गहराई से पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक जानना जरूरी है। और बेसिक कहाँ से जानोगे, जब आपको जीवन समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हुआ क्या कि संसार में कुछ नहीं था। संसार क्या, हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मांड को ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ब्रह्मांड क्या था, एक खाली था, खाली गोला था। ब्रह्मांड में केवल और केवल अणु थे, सॉरी हाँ अणु भी कह सकते हैं और परमाणु भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं। केवल और केवल परमाणु थे, है ना। कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा गॉड पार्टिकल। क्या था, गॉड पार्टिकल, भगवान का कण। भगवान का कण का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में न ग्रह थे न तारे थे, न ग्रह थे न तारे थे न उल्का पिंड थे, कुछ नहीं था। केवल मान लो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इस तरीके से डॉट 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 फॉर्म में पूरा जो आपका मैटर है, जो आपका पूरा द्रव्यमान है, वो इस तरीके से बिखरा हुआ था। और इसी को क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है। आज की रासायनिक विज्ञान की भाषा में इनको हम एटम कहते हैं और हिंदी में इन्हीं को परमाणु कहा जाता है। तो परमाणुविक फॉर्म में पूरा मैटर ब्रह्मांड में फैला हुआ था। इसी परमाणु का जब अध्ययन किया गया तो इसके अंदर देखा गया कि अंदर इसके प्लस चार्ज होता है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जिसे माइनस चार्ज कहा जाता है। इसी चार्ज ने मिलकर आपस में एक परमाणु से दूसरे परमाणु ने क्रिया की, दूसरे ने तीसरे से क्रिया की, तीसरे ने चौथे से क्रिया की, और इस तरीके से एक दूसरे ने क्रिया करके एक बहुत बड़ा विशाल गोला तय बनाया। और गोला बनने के बाद उसमें एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट होने के बाद संसार के या ब्रह्मांड के समस्त ग्रह, तारे, उल्कापिंड का निर्माण हुआ। इस विस्फोट को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जो कि एब जॉर्ज लेमनतेयर के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। और इसी थ्योरी को सर्वमान्य थ्योरी माना जाता है। इसके अलावा भी और भी थ्योरी हैं, दोलन थ्योरी है ना, आपकी स्टिगन थ्योरी है, आपकी इन्फ्लेशन थ्योरी है ना, आपकी सतत विकास थ्योरी है। ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं। ये सब मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन सब सारी चीज़ों का, आपका ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो रहस्य भी मैं आपको बता दूंगा कि ब्रह्मांड का वास्तविक रहस्य क्या है, ब्रह्मांड कब बना है,
और कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो हम हमारी बायोलॉजी की लाइन से भटक जाएंगे। तो ये विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद हमारी पृथ्वी भी बन गई, हमारी पृथ्वी भी बन गई। और पृथ्वी के पास दो प्रकार के अणु ज़्यादातर मौजूद रहे। पहले आग का जलता हुआ गोला थी, आग का जलता हुआ गोला थी। और आग क्यों जलती है, आग क्यों चलती है? आग इसलिए जलती है क्योंकि किसी जगह अगर ईंधन है तो आग जलेगी, और जब तक ईंधन रहेगा तब तक आग जलेगी। ईंधन खत्म, आग जलना बंद। जिस प्रकार से आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल है, तो पेट्रोल जब तक रहेगा तब तक आपकी मोटरसाइकिल चलेगी। जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, है ना। जिस प्रकार से सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है, लगातार जल रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा, उस दिन सूर्य बुझ जाएगा। 5 बिलियन वर्ष और, ऐसा माना जाता है कि 5 बिलियन वर्ष और सूर्य जीवित रहेगा, उसके बाद सूर्य भी बुझ जाएगा और उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी का फ्यूल खत्म हुआ। पृथ्वी आग के जलते हुए गोले से ठंडी हुई। आसपास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास आया और इसमें इन्होंने आपस में क्रिया की, और क्रिया करने के बाद H2O बन गया। क्रिया करने के बाद क्या बन गया? H2O बन गया। और इसी से हमारे पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई। इसी पर हमारे यहाँ पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई है। वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे मिलता है, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, किस तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से मिक्सअप करता है, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हुंड के नियम के अनुसार किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पाउली के नियम, ये सब मैं आपको केमिस्ट्री में डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसकी बॉन्डेशन को, इसके बंध बनने के बाद पृथ्वी तक आने में जो प्रोसेस है उसको मैं यहाँ स्किप करता हूँ। जल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। बेसिकली वैसे तो मैंने प्ले लिस्ट में जल का एक टॉपिक बना के डाल दिया है, जिसमें पानी से, जल से जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। तो आप केमिस्ट्री में प्ले लिस्ट में जाकर आप उससे देख लेंगे और डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से जल बन गया और सबसे पहले ही जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई। अब आप कहेंगे कि जल में ही क्यों हुई? जल में ही क्यों हुई? जल से बाहर भी तो हो सकती थी, जल में ही क्यों हुई? तो जल में इसलिए हुई क्योंकि अगर आपकी शरीर से, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कोई मुझे जीवित जंतु बताइए, ऐसा कोई मुझे जीवित जंतु या पादप बताइए जिसमें 1% भी जल ना हो। ऐसा कोई मुझे जंतु बताइए या पादप बताइए जिसमें 1% भी जल ना हो। तो ऐसा कोई जंतु नहीं है जिसमें कम से कम 50% से कम जल रहे। बात समझ में आ रही है? अभी आप अपने ही एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने ही शरीर को देखिए, ऊपर से नीचे तक आपके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहां जल ना भरा हो। अगर आपको आंख दिख रही है तो आंख में सैकड़ों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में अपने कोशिका का 70 से 80% भाग जल से भरा हुआ है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में जल होता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जल जरूर होता है। आप देखेंगे आपके शरीर की आंखें हों, चाहे जीभ हो, चाहे ओट हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपकी इंटेस्टाइन हो, सभी नम होते हैं, सभी नम होते हैं। इवन आपकी स्किन भी लगातार एक म्यूकस छोड़ती रहती है स्वेट ग्लैंड से, है ना, जिससे आपकी त्वचा भी नम बनी रहती है। आपका शरीर का हर एक भाग नम बना रहता है, तभी आप जीवित हैं। अगर आपके शरीर से पानी की मात्रा जरा सी भी कम हो जाती है तो आप बीमार हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो पानी का स्तर बहुत जरूरी होता है। किसी प्लांट की पत्ती को आप दबा कर देखेंगे पानी निकलेगा, तना को काट के देखेंगे पानी निकलेगा, जड़ को काट के देखेंगे पानी निकलेगा। तो हर एक जगह पानी है और पानी ही कहते हैं जीवन का जो भौतिक आधार है। जीवन का जो भौतिक आधार है वो आधार जीव द्रव्य ही है। बिना खाना के व्यक्ति जीवित रह सकता है, बिना खाना के व्यक्ति जीवित रह सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं जिनका खाना पीना बंद हो जाता है तो उनको बहुत बड़ी बड़ी अस्पतालों में कई सालों तक, अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लोग हैं, उनके दादाजी बीमार हो गए थे, शायद उनको कैंसर था, कोमा में चले गए थे शायद वो, तो उनको लगभग 1 साल तक जीवित रखा, 1 साल तक जीवित रखा केवल और केवल जीव द्रव्य के माध्यम से।
है ना, केवल घुलित पदार्थों के माध्यम से, केवल घुलित पदार्थों के माध्यम से, किसी भी प्रकार का उनको खाना नहीं दिया गया और 1 साल तक वो जीवित रहे केवल जीव द्रव्य के माध्यम से। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपसे खाना नहीं खिलता, आप खाना नहीं खा पाते, फल वगैरह भी नहीं खा पाते, फिर डॉक्टर आपको ग्लूकोज देता है, जो कि बोतल देखी, बोतल लगती है आपको, तो बोतल लगती है, उस बोतल में जो लिक्विड होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज आपकी शरीर में जैसे ही जाता है और आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो घुलित फॉर्म में है। तो सबसे ज्यादा आपकी जो बॉडी है, आपकी क्या, किसी भी जंतु की जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है घुलित पदार्थों पर। तो जीवन का जो भौतिक आधार है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो इसको मैं डिटेल से आगे कोशिका वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल में, और जल में ही क्यों हुई, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि जीवन की उत्पत्ति में अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, उनने क्या कहा, तो उनने बहुत कुछ कहा। पहले हम कुछ गलत थ्योरी को देखते हैं, है ना, गलत थ्योरियों को देखते हैं। वैसे उन्हें गलत तो नहीं कहना चाहिए, वो एक प्रकार की एक बहुत अविस्मरणीय खोज थी उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी संसार में सही चीज को करने के लिए पहले गलत होना जरूरी है। जब आप पहले गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। जो व्यक्ति गलती नहीं करता वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई, जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इससे क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, वैसे इतना डीपली कोई एग्जाम है ही नहीं जो इतना डीपली जा सके, है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इतना डीपली लेवल पर जा सके, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है स्वतः जनन थ्योरी। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, स्वतः जनन थ्योरी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिख लेंगे, वैसे इंग्लिश में इजी पड़ता है, स्वतः जनन थ्योरी। बस क्वेश्चन आपसे अगर कभी आएगा तो यही पूछेगा कि ये थ्योरी किसने दी, तो अरस्तु ने दी। किसने दी, अरस्तु ने दी। अब इसमें कहा क्या था तो वो केवल आप समझ लो। इसमें ये कहा था अरस्तु जी ने कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, वो समस्त जीव जंतु स्वतः ही अपने आप जन्म लेते हैं और स्वतः ही अपने आप मर जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई माध्यम, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जन्म लेते हैं और मर जाते हैं अपने आप। जब बहुत सारे व्यक्तियों ने बात सुनी तो उनको ठीक नहीं लगा, फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी। उन्होंने थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था, थ्योरी नहीं, वो थ्योरी एक्चुअल में वैज्ञानिक के नाम पर थी, है ना। वैज्ञानिक का नाम था रेड्डी। तो उन्होंने एक अपना ही एक्सपेरिमेंट दिया और वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट ऑफ रेड्डी, या थ्योरी ऑफ रेड्डी भी कह सकते हो आप, थ्योरी ऑफ रेड्डी, है ना। वैज्ञानिक का नाम रेड्डी था और रेड्डी साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और थ्योरी ऑफ रेड्डी बन गई, या एक्सपेरिमेंट ऑफ रेड्डी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया। क्या लिया, एक फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में कुछ मांस के टुकड़े रखे, कुछ क्या रखे, मांस के टुकड़े रखे। एक और फ्लास्क लिया, उसमें भी कुछ मांस के टुकड़े रखे। एक फ्लास्क को यहां से बंद कर दिया, और एक जो दूसरा फ्लास्क था, इसका जो मुंह है उसको खुला रखा। उसको क्या रखा, खुला रखा। और कुछ दिन बाद देखा तो इन मांस के टुकड़ों पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों ने जन्म ले लिया। किस पर, जिसका मुंह खुला हुआ है, उसके मांस के टुकड़ों पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए, और जो बंद था उस पर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं आए। इससे ये थ्योरी गलत साबित हो गई और इन्होंने कहा कि मांस पर जीव जंतु स्वतः नहीं आते, स्वतः जन्म नहीं लेते। अगर स्वतः लेते तो यहां भी ले लेते, लेकिन यहां नहीं लिया। तो कहने का मतलब है कि माध्यम होना चाहिए,
वातावरण होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अगर वातावरण उनके अनुकूल है तभी जीव जंतु जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेडी थ्योरी को भी दिया गया। और फिर इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने कहा कि स्वतः जन्म नहीं लेते, बल्कि जहां अंडे होते हैं जन्म जीव वहीं लेते हैं। अगर अंडा होगा तभी जन्म लेंगे, अगर अंडा नहीं होगा तो जन्म कैसे ले सकते हैं, आप खुद सोचिए, है ना। तो ये थ्योरी भी ज़्यादा नहीं चल पाई, ज़्यादा कुछ साबित नहीं कर पाया, बस इनकी थ्योरी को गलत साबित करके ये भाई साहब भी चल दिए। फिर एक और भाई साहब आए और जिन्होंने थ्योरी दी, है ना, जिनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। सिद्धांत कौन किसका सिद्धांत है? लुई पास्चर का सिद्धांत। लुई पास्चर सिद्धांत आया, है ना, थ्योरी ऑफ लुई पास्चर। थ्योरी ऑफ लुई पास्चर थ्योरी आई। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी एक प्रकार का फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में चीनी का घोल रख दिया, चीनी के घोल के ऊपर जो इसकी नली थी, इस नली को एक को खुला छोड़ा, एक को इस तरीके से एस आकार का कर दिया, है ना, और दोनों के चीनी के घोल को खौलाने का काम किया, है ना, दोनों की चीनी को खौलाने का काम किया और कुछ समय तक रख दिया। रखने के बाद उन्होंने देखा कि जिसका मुंह खुला हुआ है, सीधा खुला हुआ है, उसके घोल पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव आ चुके हैं और ये जो घोल है वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा क्यों हो गया? सूक्ष्म जीव आ गए। और जिसको इस तरीके से एस आकार के फॉर्म में मोड़ा था, उसका जो चीनी का घोल है वो गाढ़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस तरीके से है और इससे वहां पर सूक्ष्म जीव नहीं जा सके, अंडे नहीं जा सके, नमी वातावरण नहीं पहुंच सका। और इस तरीके से इनके सिद्धांत पर उन्होंने बता दिया कि माध्यम का होना बहुत जरूरी है, अगर माध्यम होता है तभी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने भी अरस्तु जी की थ्योरी को गलत माना कि स्वतः जनन होना संभव नहीं है। अगर स्वतः जनन होना होता तो खाली फ्लास्क में भी जीव जंतु बन जाते, लेकिन खाली में नहीं। अगर उसमें चीनी का घोल है, मांस के टुकड़े हैं और साथ साथ में वातावरण है, ऑक्सीजन है, तभी जीव क्या है उत्पन्न हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव बन सकते हैं। तो लुई पास्चर जी ने इस तरीके से जो सूक्ष्म जीव थे उन पर बहुत काम किया और बाद में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है ना। बहुत सारे इन्होंने टीके वगैरह बनाए, है ना, बहुत सारे टीके बनाए। इनकी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 3 थ्योरी के बाद चौथी थ्योरी आई आधुनिक सिद्धांत। क्या आया? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत आया, इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के लिए आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत किस तरीके से है? आधुनिक सिद्धांत 2 चीजों पर डिपेंडेंट है। एक आपका है केमिकल ओरिजिन पर और एक है आपका बायोलॉजिकल ओरिजिन पर। केमिकल ओरिजिन का मतलब है कि रासायनिक उत्पत्ति, और बायोलॉजिकल उत्पत्ति, 2 प्रकार से उत्पत्ति होती है। अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कौन सा? आधुनिक सिद्धांत। इसी पर हम बात करते हैं। जो आधुनिक सिद्धांत है ये सबसे ज्यादा मान्य है। ठीक है, मान्य क्यों है? क्योंकि अभी तक ये जो 3 थ्योरी आई, ये केवल एक दूसरे को गलत साबित करती नहीं। वास्तविक तौर पर जीवन की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये किसी भी प्रकार से किसी वैज्ञानिक के द्वारा बताना पॉसिबल नहीं हुआ, है ना। लेकिन आधुनिक जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत ने साबित कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब ये दिया किसने था? तो ये स्टार्ट किया था AI ओपेरॉन, एक वैज्ञानिक थे AI ओपेरॉन ने आधुनिक सिद्धांत को स्टार्ट किया। कुछ हद तक इन्होंने तथ्य रखे, वो तथ्य सही साबित हुए। इसके बाद ये आगे काम नहीं कर पाए। फिर आगे काम किया किसने? स्टैनले। इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, स्टैनले। और एक और इनके साथी थे मिलर, और एक और साथ थे, कहीं कहीं लिखा नहीं रहता लेकिन अगर कभी आ जाए, यूरे। स्टैनले मिलर वो व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक सिद्धांत का दाता माना जाता है। कि वास्तविक तौर पर आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले और मिलर ने। स्टार्ट किसने किया था? ओपेरॉन ने।
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो जीवन है वो ऐसे नहीं बना। ये वातावरण की बातें ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन जो सही चीजें हैं वो ये हैं कि जो हमारे वातावरण में तत्व हैं, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व, वो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, उनका आपस में रासायनिक बंधन होता है। रासायनिक बंधन कैसे होता है? एनर्जी से होता है, ऊर्जा से। जब तक उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो रिएक्शन नहीं करेंगे। ऊर्जा मिलेगी, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने से उनके बीच में कंपाउंड बनेंगे, बहुत सारे यौगिक बनेंगे, और वो यौगिक अलग अलग पदार्थ बनाएंगे, और उन पदार्थों से जीवित जीव द्रव्य बन जाएगा, और वही जीव द्रव्य आगे जीवन की ओर विकास करता है। वही जीव द्रव्य डेवलप होके झिल्ली बना लेता है, फिर कोशिका बन जाती है, कोशिका के बाद टिश्यू बन जाता है, टिश्यू के बाद अंग बन जाता है, अंग से अंगतंत्र बन जाता है, और एक विकसित जंतु का विकास होने लगता है। वैसे कोशिका के बाद का जो सिस्टम है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन यहाँ तक का जो सिद्धांत है वो स्टैनले और मिलर ने बताया है ना। स्टैनले और मिलर ने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि 6 जरूरी तत्व होते हैं, 6 जरूरी तत्व होते हैं, और कहीं कहीं 5 जरूरी तत्व भी लिखा रहता है ना। 6 5 भी हो तो भी काम चल जाता है। जैसे पहले कहते थे ना कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ना। हमारे वेदों में भी लिखा है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि वो पंच तत्व क्या थे। तो वो पंच तत्व आज मैं आपको बताऊंगा। किसने बताया? स्टैनले और मिलर ने। तो उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। कहीं कहीं आपको सल्फर मिलेगा, कहीं कहीं आपको सल्फर नहीं मिलेगा। तो ये पंच तत्व हैं, और छठवां आपका सल्फर है। ऑक्सीजन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, फास्फोरस के बिना आपकी हड्डियां नहीं बन सकती, नाइट्रोजन के बिना आपकी शारीरिक वृद्धि नहीं हो सकती, कार्बन के बिना भी आपकी शारीरिक वृद्धि नहीं हो सकती, और हाइड्रोजन के बिना आपका शरीर का संचालन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है यही वो पंच तत्व हैं जिनसे मिलकर आपकी बॉडी बनी है, आपकी जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब मैं इसी से आपकी जीवन की उत्पत्ति कराता हूं। महाविस्फोट सिद्धांत से यह तय हो चुका था कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड को आप ऐसे देखते थे तो ब्रह्मांड खाली था, फिर भी ब्रह्मांड में बहुत सूक्ष्म परमाणु थे, एटम थे। कुछ नहीं था फिर भी एटम थे। अब ये एटम कहाँ से आए थे? क्योंकि ये इतने छोटे थे, दिखाई नहीं देते थे। अभी भी देखो, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ नहीं, फिर भी यहाँ एटम है। आपके कैमरे, जो मेरा कैमरा है और उसके मेरे चेहरे के बीच में हजारों एटम हैं। किसके? ऑक्सीजन भी है, मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी होगी, है ना, हीलियम भी होगी, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी एटम हैं, हजारों हैं। तो एटम होते ही हैं। उनमें से ये मुख्य एटमों की बात की, ये मुख्य तत्वों की बात की, इनको पंच तत्व कहा। इन्हीं से जीवन बना है। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं। इनने आपस में क्रिया की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बना लिया? जल बना लिया। और मैंने आपको बताया है कि जल बन गया तो 50% जीवन की उत्पत्ति की पॉसिबिलिटी वहां हो जाती है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो कल है। फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? NH3 बना लिया। क्या बना लिया? NH3 बना लिया। C और O और H, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं CHO। इसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसी को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक मैं लेक्चर डालूंगा बाद में बायोलॉजी का, आपको फूड मटेरियल में, कार्बोहाइड्रेट, उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट को पूरा पढ़ा दूंगा। अभी केवल समझ लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाला जो खाना है, जो भोज्य पदार्थ है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये सूक्ष्म भी हो सकता है और ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है। बड़े लेवल पर हम खाने का उपयोग करते हैं, छोटे लेवल पर ये हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। वैसे तो प्रोटीन करता है, लेकिन ये भी करता है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसने क्या बना दिया? CHO। और ये CHO एसिड के फॉर्म में बना। ये CHO है जो है वो फूड के फॉर्म में है। जो आज के समय में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो फूड के फॉर्म में है, वो आपका फूड के फॉर्म में है। लेकिन उस समय ये क्या था? एसिड के फॉर्म में था।
और इस तरीके से जुड़ा था, एक कार्बन यहाँ, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ये क्या था? एसिड था। ये क्या था? एसिड था। ये NH3 है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। थोड़ा सा अमोनिया का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। अभी 7 क्यों है? ये है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में 5 उंगली हैं, 5 उंगली क्यों है? इसका जवाब आज तक कोई दे पाया है? कोई नहीं दे पाया। भाई 5 उंगली हैं तो हैं, ये तो भगवान ने बनाया है। तो इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। इसको डिवाइड कर लिया इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैं आपको डिटेल से केमिस्ट्री में बताऊंगा। पहले इलेक्ट्रॉन सिंपल जाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर दोबारा से रिवर्स होते हैं, 6, कितने हो गए? 2 3 5 6 7, 7 ही है बस। 8 होते यहाँ चला जाता, 9 होते यहाँ चला जाता, 10 होते यहाँ चला जाता। 2 इलेक्ट्रॉन से जो हमारा ब्लॉक है वो पूरा भर जाता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन खाली है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? खाली है। 3 की इसको जरूरत है। अब 3 कौन देगा? 3 वही दे सकता है जिसके पास या तो 3 हो या जिसके पास 1 हो। हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को आपके पास पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ आके एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आके अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। 3 को हम क्या बोलेंगे? 3। कितना? H3। ये चल क्या रहा था? ये किसका है? N का है। N कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि एक N के पास ही तो 3 है। एक N के पास ही 3 वैलेंसी हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन के पास 3 अलग अलग वैलेंसी हैं। अलग अलग ने एक से मिलकर बना लिया NH3। फिर यही NH3 COH से जाकर मिल गया, और COH से जाकर मिल गया, इसने क्या बना दिया? इसने बना लिया NH2COOH। NH2COOH, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक से जुड़ता है तब वो एक अपनी कमजोरी को खो बैठता है। जब भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जुड़ाव रखता है तो वो अपनी एक कमजोरी को खो देता है। कहने का मतलब सामान्य भाषा में ये है कि इसका एक H इससे बॉन्डेड हो जाएगा और ये NH3 से NH2 हो जाएगा और इससे ही जुड़ जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे जुड़ा ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी मैं और बताऊंगा इनके द्वारा कैसे जोड़ा गया। तो ये बन गया क्या? ये बन गया आपका अमीनो एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। और यही अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन है। यही अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन है। और आपको पता है कि आपके जो शरीर है, आपके जितने भी संसार में जंतु दिखते हैं वो सब काय से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। मेरी त्वचा काय से बनी है? प्रोटीन से बनी है। मेरे बाल काय से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। मेरे नाखून काय से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन होता है, उससे ही बनते हैं। अंडा खाते हो, मीट वगैरह खाते होगे, दूध पीते होगे, तो इनमें हमें प्रोटीन होता है। तो आपके शरीर का विकास, आपकी कोशिकाओं का विकास, आपके मांस का विकास, आपके ऊतकों का विकास, आपके अंगों का विकास केवल प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। जिम जाते हो? जिम जरूर जाते हो, किसी ने कोई ना कोई जिम तो जाता होगा, या मेहनत करते होगे, तो आपसे कहा जाता होगा प्रोटीन लो। क्या कहा जाता है? प्रोटीन लो। प्रोटीन के बहुत सारे बड़े बड़े वो आते हैं, तो उनमें से प्रोटीन खाया जाता है, प्रोटीन लिया जाता है और मसल्स बनाई जाती है ना। मसल्स ब्लेज, एक मसल्स ब्लेज कंपनी है। मसल्स ब्लेज का मास ग्रेनर आता है ना, मसल्स ब्लेज। तो मसल्स ब्लेज का प्रोटीन एक्स आता है ना। तो उस प्रोटीन को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वो प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो हमारी मसल्स बनती है। कहते हैं ना, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन लो। कोई ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट लो, बसा लो, फैट लो, कोई नहीं कहता। तो क्या लो? प्रोटीन लो। तो प्रोटीन से ही आपकी पूरी बॉडी बनी है। तो आज इतनी बड़ी अगर बॉडी बन पाई है तो प्रोटीन की वजह से बन पाई है। लेकिन जब बॉडी आपकी इतनी छोटी होगी तब भी प्रोटीन से बनी होगी, लेकिन वो छोटा प्रोटीन होगा, सरल प्रोटीन होगा। तो छोटा और सरल प्रोटीन क्या कहलाता है? छोटा और सरल प्रोटीन कहलाता है आपका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और यही अमीनो एसिड काय से बना है? NH2COH। ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब होता है, फॉर्मूला का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये लिखा H2O और ये लिख दिया मैंने जल, ये लिख दिया मैंने पानी। कोई अंतर है क्या? ये केमिस्ट्री की भाषा है, ये हमारी तत्सम भाषा है, मतलब संस्कृत भाषा है, और ये हमारी सामान्य हिंदी भाषा है, और ये हमारी वाटर इंग्लिश भाषा है। ये हमारी और बड़ी भाषा है नीर। तो ये एक ही चीज है ना। पानी कह दो, जल कह दो, वाटर कह दो, नीर कह दो, H2O कह दो, एक्वा कह दो, कुछ भी कह सकते हो, सब जल के ही नाम है।
वैसे ही NH2COH अमीनो एसिड बन गया। यही अमीनो एसिड ने आपस में बॉन्ड बना के प्रोटीन बना लिया, और जब प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से क्या बन गया, प्रोटीन से आपका सेल बन गया। क्या बन गया, कोशिका बन गई, और कोशिका का विकास होने लगा। कोशिका से टिश्यू बने, टिश्यू से आपका अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से कंप्लीट एक जीव बन गया। अब ये जीव या तो जंतु हो सकता है या पौधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्रम से हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ कोशिका से लेकर जंतु पादप तक तो हमें समझ में आ गया कि जीवन कैसे बना है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि ये जो पंच तत्व हमारे संसार में विद्यमान थे, इन पंच तत्वों से कोशिका कैसे बनी है। इन पंच तत्वों से कोशिका कैसे बनी है, तो मैं आपको बताता हूं कि AI ओपेरॉन और स्टेनले और मिलर और यूरे के जो सिद्धांत को जब आगे बढ़ाया गया है ना, तो ओपेरॉन ने थोड़ी सी बात कह के अपने सिद्धांत को रोक दिया। उसके बाद जब स्टेनले और मिलर ने इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया, तो देखो ओपेरॉन ने बस ये कहा था कि ये चीजें ब्रह्मांड में होती हैं, और इन्हीं के कार्बनिक और अकार्बनिक बंधन से जीवन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन स्टेनले और मिलर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक यंत्र बनाया, इस तरीके का एक यंत्र बनाया है ना, एक एपरेटस बनाया। इस एपरेटस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लगाया है ना, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट भर दिए। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है ना, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आयन भर दिए, बहुत सारे इन्होंने एलिमेंट भर दिए। और एलिमेंट भरने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया। यहाँ पर एक क्या लगाया, इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया। और इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाने के बाद जब इन्होंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तब क्या हुआ देखते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया था कि जितने भी तत्व इस संसार में हैं वो तत्व बंध बनाते हैं, लेकिन वो तत्व बंध अपने आप नहीं बनाते, बल्कि वो एनर्जी से बंध बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझसे आपने कहा कि वहाँ उठ के चले जाओ, उस काम को पूरा करो, तो मैं क्या अपने आप कर लूँगा? मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए। मोबाइल अगर चल रहा है तो उसको बैटरी चाहिए। अगर आपका बल्ब जल रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपकी बाइक चल रही है तो उसको पेट्रोल चाहिए। तो कुल मिलाकर किसी न किसी चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो काम कर पाता है। तो वैसे ही ब्रह्मांड में भगवान ने हमें गॉड पार्टिकल बना के दे दिए थे, तत्व बना के दे दिए थे, और इन तत्वों में जब एनर्जी आई और इस एनर्जी का एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, तब इन्होंने बहुत सारे बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाने के बाद बहुत सारे कंपाउंड बने, और उन्हीं कंपाउंड ने जीवन की उत्पत्ति की। तो उन्होंने एक यंत्र बनाया, यंत्र में सारे वो जरूरी एलिमेंट भर दिए, और यहाँ से इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया और विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये सारे जो एलिमेंट थे इनमें गति होने लगी, क्योंकि इन्हें एनर्जी मिल गई विद्युत धारा से। एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद कंपाउंड बने, यौगिक बने, और यौगिक बनने के बाद एक इसमें जीव द्रव्य तैयार हो गया। एक इसमें क्या हो गया, जीव द्रव्य तैयार हो गया। एक द्रव्य तैयार हो गया जो लाल रंग का था, जो क्या था, लाल रंग का था। और इसी जीव द्रव्य को जब इन्होंने गहराई से अध्ययन किया, तब इन्हें पता चला कि इसी जीव द्रव्य से धीरे धीरे एक झिल्ली का निर्माण हो गया, और इसी झिल्ली ने जीव द्रव्य को कवर कर लिया, और यही कहलाई सेल। बेसिकली सेल के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने केवल सेल को रॉबर्ट हुक ने बताया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने केवल यह बताया कि भाई जैसे ही विद्युत धारा दी, आपस में इंटरेक्शन हुआ और एक लाल गाढ़ा द्रव बन गया, और इसी लाल गाढ़े द्रव को जब हमने गहराई से अध्ययन किया तो इसमें वो समस्त जीवित गुण पाए गए जो एक जीवित जंतु में पाए जाते हैं, जितने गुण, वही गुण इस लाल गाढ़े द्रव में देखे गए, और इसी लाल गाढ़े द्रव को जीव द्रव्य नाम दिया गया। और ये थ्योरी सही साबित हुई, और ये थ्योरी वर्तमान समय में सर्वमान्य है। ठीक है,
तो जैसे ही सेल बन गई और सेल के बाद कंप्लीट हमारे शरीर में पूरी सेल्स हैं। अब सेल क्या होती है इसके बारे में हम अगली क्लास में पूरा डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से सेल बनी, सेल के अंदर क्या क्या होता है, पूरा गहराई से उसका ऑपरेशन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि जीवन की उत्पत्ति क्या होती है। ठीक है, तो अब हम कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ हम फैक्ट लिख लेते हैं। उन फैक्टों से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली तो देखा जाए तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या है तो आप लिख देंगे अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का फॉर्मूला पूछे तो आप बता देंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो प्रोटीन की सर्वप्रथम जो खोज है वो बर्जीलियस के द्वारा की गई थी, है ना। इसको आप पॉइंट में लिख लेंगे, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी, जबकि प्रोटीन नाम जो है वो मूल्डर के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन जो नाम है वो मूल्डर के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन जो नाम है वो मूल्डर के द्वारा दिया गया था, इसको आप लिख लेंगे। कैस्कोग्राफ के बारे में आपने लिख लिया है। तो आज के इस लेक्चर में आपको सारी बायोलॉजी की एक बेसिक समझ बन गई होगी। अगले लेक्चर से हम सारे एक एक करके सारे टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम पीरियड डिस्कस करा दूंगा, है ना, कि किस टाइम में कौन से जंतुओं का विकास हुआ है। उसके बाद हम हमारे कोशिका के चैप्टर को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम मानव पे आ जाएंगे, ह्यूमन पर, और ह्यूमन का सारा एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ब्रेन से लेकर हड्डियों तक, पैर तक, सब कुछ जितना कुछ है पूरा एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।